Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another tuberculosis Q&A. Tuberculosis related जो भी सवाल आप लोगों ने पूछा है उसके बारे में बात करेंगे. And if you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional, so if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. फर्स्ट क्वेश्चन है, दीदी कौन सी मेडिकल टेस्ट पर पता चला आपको जो आपको ब्रेन टीबी हुआ है? प्लीज़ बताइए. डॉक्टर सस्पेक्ट माय फादर फॉर ब्रेन टीबी. ब्रेन टीबी हुआ है ये कैसे पता चला, कौन से टेस्ट से पता चला? सबसे पहले ब्रेन एमआरआई, ब्रेन की एमआरआई होती है, सीटी भी हो सकता है, तो ब्रेन का सीटी स्कैन हुआ था, ब्रेन का एमआरआई हुआ था. उसके बाद में जो है एक प्रोसीजर होता है लंबर पंक्चर, उसको स्पाइनल टैप भी कहते हैं. उसमें क्या होता है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, एक पानी जैसा होता है, CSF फ्लूइड कहते हैं उसको, तो वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है. तो उस प्रोसीजर में क्या होता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से वो फ्लूइड को निकाला जाता है, एक इंजेक्शन लगा के उसमें वो फ्लूइड निकालते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से, और उस फ्लूइड का जो है टेस्ट होता है. उसके साथ साथ जो फ्लूइड निकाला था उससे आपका टीबी का टेस्ट होता है, CB नेट जीन एक्सपर्ट उस फ्लूइड को सैंपल देके टेस्ट होता है. जैसे अगर आपका लंग्स का टीबी है तो आपका स्पुटम का सैंपल से वो टेस्ट होता है. तो अगर आपको ब्रेन में टीबी है, स्पाइनल कॉर्ड में टीबी है, तो जो CSF फ्लूइड आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकालते हैं उससे आपका टीबी का टेस्ट होता है. जीन एक्सपर्ट, CB नेट, कल्चर, ये सब टेस्ट होता है. तो ऐसे मेरा डायग्नोस हुआ था और सबका जो है ऐसे ही डायग्नोस होता है. आपका ब्रेन का MRI होता है और जो है ये CSF फ्लूइड का टेस्ट भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ मैम. लंग्स टीबी कोर्स 6 मंथ का कोर्स चल रहा है, क्या उससे पहले भी टीबी सही हो सकती चांस है? मैम प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना. आपका 6 महीने का कोर्स है, हो सकता है कि 4 महीने 5 महीने बाद आपको अच्छा फील होने लगे, लेकिन आपको जो है 6 महीना पूरा कोर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा. आपका 6 महीना पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपकी दवाई बंद होगी. तो पॉसिबल है कि वैसे ही आपका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो 3-4 महीने बाद से आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छा फील हो सकता है, आपको अंदर से लग भी सकता है कि मैं तो कम्प्लीटली ठीक हो गई. लेकिन जो आपका जितना कोर्स है उतना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा. और 6 महीना कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराते हैं, वो करा के फिर डॉक्टर दवाई बंद करते हैं. तो 6 महीने पहले आपका दवाई बंद नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मुझे ना UTI नहीं है, सब चेक किया, UTI नहीं है, लेकिन हमेशा अर्जेंसी रहता है, हाथ पैर में बर्निंग सेंसेशन होता है, ब्लैडर भी एम्प्टी नहीं होता है. मुझे क्या करना चाहिए? 2 वीक से ये प्रॉब्लम है. एंटीबायोटिक लिया तब तक ठीक था, जब स्टॉप किया 2 डेज़ बाद वापस आ गया, प्लीज़ हेल्प. ये प्रॉब्लम मुझे 2 साल से ज़्यादा हुआ है, ऑलमोस्ट 3 साल ही हुआ है ये सेम प्रॉब्लम. सबसे पहले अगर आपके हाथों में पैरों में झंझनाहट या फिर बर्निंग सेंसेशन, जलन होता है, आपको हमेशा होता है, तो आपको जो है ये नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है. अगर ये प्रॉब्लम जो है टीबी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से होता है, हाथ पैरों में झंझनाहट होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, नमनेस होता है, तो अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप जो है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं. वो दवाई देते हैं इसके लिए, क्योंकि ये टीबी ट्रीटमेंट के टाइम भी होता है मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट की वजह से, और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी किसी पेशेंट को कुछ टाइम तक, 6 महीने 7 महीने 1 साल तक भी ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहता है. तो अगर ये हाथ पैर में जलन होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप जो है न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं. साथ में विटामिन B6, विटामिन B12 रिच फूड अपने खाने में जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं. बाकी जो यूरिन का प्रॉब्लम है, आपको UTI नहीं है, UTI आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बार बार अर्जेंसी हो रहा है, और आपका ब्लैडर भी एम्प्टी नहीं हो रहा है. तो आपको ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है, ये आपको सिर्फ ऐसा फील होता है कि ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है, आपके ब्लैडर में यूरिन रुका हुआ है, या फिर आपने टेस्ट वगैरह किया हुआ है, क्योंकि इसके लिए टेस्ट होता है PVR, जो है UFR PVR टेस्ट करते हैं यूरोलॉजी में. तो अगर ये टेस्ट नहीं किया है तो आप यूरोलॉजिस्ट को दिखा के ये टेस्ट भी करा सकते हैं. इससे आपको पता चलता है कि आपने कितना यूरिन पास किया है और आपके ब्लैडर में कितना यूरिन
रुका हुआ है। तो अगर आपके ब्लैडर में जितना यूरिन रुकना चाहिए उससे ज़्यादा यूरिन आपके ब्लैडर में रुका हुआ होता है रिपोर्ट में, तो फिर आपको जो है एम्प्टी नहीं हो रहा है ब्लैडर। तो ये जो ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ये उन लोगों में भी हो सकता है जिनको यूटीआई ना हो, क्योंकि ये नर्व का प्रॉब्लम है। तो ये यूटीआई से नहीं होता है, ये नर्व डैमेज की वजह से होता है। तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है या फिर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, ये सब। तो आप वही करिए जो आपके यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। इसके लिए जब मुझे हुआ था तो मुझे तो इसके साथ में यूटीआई भी हुआ था, तो एंटीबायोटिक्स भी चला था। बाकी जो मेरा ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता था उसके लिए मेरे को सीआईसी किया हुआ था, कैथेटराइजेशन किया हुआ था। क्योंकि अगर लंबे टाइम तक आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, आपको यूरिन रिटेंशन होता है, तो आप को जो है किडनी में भी अफेक्ट कर सकता है, लॉन्ग टाइम तक होता है। तो इसीलिए जो है मुझे सीआईसी किया था, कैथेटराइजेशन किया था। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी सिखाते हैं जो थोड़ा हेल्प करता है। तो आपको यूरोलॉजिस्ट जो भी सजेस्ट करते हैं आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, अर्जेंसी होता है, तो आपको जो है स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी है, क्योंकि कैफ़ीन और स्पाइसी फूड जो है आपके ब्लैडर को इरिटेट करता है। तो अगर आपको यूटीआई है या फिर यूरिन आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन आपको पास करना होता है, ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, कुछ भी ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, चिली वगैरह या फिर ज़्यादा मसाले अवॉइड करना है और कैफ़ीन भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी होंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। मैं दिल्ली गया था जॉब के लिए, बट वहाँ मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद मैं घर आया, बहुत डॉक्टर को दिखाया, बट खांसी बुखार कम नहीं हुआ। एक्सरे एंड पुटम AFB CB नेट सब टेस्ट करवाया, बट सब नेगेटिव था। फिर दूसरे हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर मेरा HRCT हुआ, तो डॉक्टर ने बोला आपको TB है। मैं 20 दिन दवा खाया बट खांसी कम नहीं हुआ। फिर मैंने दवा बंद करके होम्योपैथी स्टार्ट किया, बट उससे भी आराम नहीं मिला। एंड नाउ मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तो फिर से मेरी TB की दवाई शुरू किए हैं। अब ठीक है, बस 1-2 बार खांसी आती है। मैम ये पूछना था कि दवाई बीच में बंद किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अब जो दवाई आपने बीच में बंद किया वो बंद किया, अब उससे क्या प्रॉब्लम होगा क्या प्रॉब्लम नहीं होगा वो तो इतना नहीं बता सकते हैं। अगर आपको ठीक है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो आपने दवाई स्टार्ट किया है वो आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए, 9 महीने 12 महीने जितने का भी आपको देते हैं कंप्लीट करिए। बीच में ऐसा नहीं करना है कि 4-5 महीने आप दवाई खाने के बाद आपको खांसी बंद हो गया तो आप फिर दवाई बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि बार बार आप दवाई बंद करते हैं तो आपकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है और दवाई रेजिस्टेंट भी हो सकती है। तो आपने पास्ट में जो किया वो किया, लेकिन अब जो आगे है आपको दवाई बंद नहीं करनी है तब तक जब तक आपका पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता और आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे भी ब्रेन टीबी हो गई है राइट साइड। मेरा इलाज सरकारी अस्पताल से चल रहा है लेकिन मेरा वज़न नहीं घट रहा, मेरा वज़न बढ़ रहा है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कभी मैं अच्छा हो जाऊंगा? सिस्टर प्लीज़ बता दीजिए। यस, आप अच्छे हो जाएंगे, इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ब्रेन टीबी या फिर स्पाइन टीबी है तो किसी किसी पेशेंट को ज़रूरत के हिसाब से टीबी के मेडिसिन के अलावा भी 1-2 दवाई दी जाती है। जैसे मुझे 2.5 साल के लिए टीबी की टैबलेट्स के साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला था, क्योंकि मेरे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन वगैरह था, तो उसके लिए 2.5 साल मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिया था। तो उस दवाई से मेरे फेस पे वेट गेन हो गया था, मेरे पेट में जो है वेट गेन हो गया था, बॉडी के कुछ कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था। तो दवाई से भी वेट गेन होता है। अभी जो है आपका फोकस होना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट कंप्लीट करना, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अभी आपको वज़न घटाने के लिए खाना कम कर देना, खाने का पोर्शन कम कर देना, या फिर आप खाना अगर दिन में 3 बार खाते हो तो 1 बार खाना, ये सब नहीं करना है। डाइटिंग वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ चीज़ों का अभी
कुछ चीज़ें जो है अभी से आप कर सकते हैं, जैसे अपने खाने से आप शुगर, अगर आप चीनी ज़्यादा खा रहे हैं तो चीनी आप कम करिए अपने डाइट में, या फिर आप अगर बाहर का ज़्यादा खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह जो भी पैकेज फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब आप कम करिए। बाकी जो है आपका जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप हेल्दी खाना खा के हेल्दी वे में भी आप अपना जो है वज़न कम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वेट लॉस आफ्टर टीबी ट्रीटमेंट, कलर्स ऑफ लाइफ। आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि जिनको टीबी ट्रीटमेंट के टाइम वेट गेन होता है, वज़न बढ़ता है, वो वेट लॉस कैसे कर सकते हैं एक हेल्दी वे में, तो आप वो देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो ये जो है ये कमेंट आया था, मैंने जिस वीडियो में अपनी दवाइयाँ दिखाई थी, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, लेवोफ्लॉक्सासिन, वही सब टैबलेट्स, तो उसमें ये कमेंट आया था कि पर मेरी एक ही दवाई है, वो भी 4 गोली मुझे इकट्ठे खाने होती है, मुझे भी ब्रेन टीबी है, मुझे ये वाली दवाई नहीं दी गई है। तो ये वाला जो है नए पेशेंट्स के लिए है, जिनको इतना पता नहीं है कि कितने कितनी दवाई देते हैं, कौन कौन सी दवाई होती है। तो आपको सिर्फ एक टैबलेट दी है, तो आप उस टैबलेट की पीछे साइड में देखिए, बैक साइड में जहाँ पे नाम लिखा होता है दवाई का, उसमें वो टैबलेट में कौन कौन सी दवाइयाँ होती है उसमें नाम लिखा होता है। जैसे किसी किसी को अलग अलग देते हैं दवाई, रिफाम्पिसिन अलग देते हैं, आइसोनियाज़िड अलग देते हैं, लेवोफ्लॉक्सासिन अलग देते हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसमें एक ही टैबलेट में आपको 2-3 दवाइयाँ उसी में होती है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे सिर्फ एक ही दवाई दी है और यही मेरे को 4-5 टैबलेट खाना है, तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं कि आप उसके पीछे नाम पढ़िए कि वो टैबलेट में आपको कौन कौन सी दवाई मिलती है। नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, ये सब लिखा होता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका अभी अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, जो दवाई को लेके कंफ्यूज होते हैं, तो यही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। 1-2 सवाल जो है उनका मैं जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं या ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ एक डॉक्टर दे सकता है। तो अगर किसी के सवाल का जवाब नहीं मिला है तो आप समझ जाना कि मेरे पास उसका जवाब नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट अ टीबी सर्वाइवर जिसने इतने टाइम टीबी का ट्रीटमेंट लिया है। मेडिकल नॉलेज नहीं है मुझे, आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। तो जो है कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका मुझे भी पता नहीं होता है, कि वो समझ में नहीं आता है। आई एम रियली सॉरी अगर किसी का सवाल का जवाब नहीं मिला, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।